मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ जुमेरात का दिन है, 1 जून है और इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के। पिछले 2 मैंने जो व्लॉग किए उस पर मुझे फीडबैक मिला और वो पिछले जो फीडबैक थे उनसे मुख्तलिफ था, क्योंकि इन दोनों व्लॉग में मैंने जो बातें की वो उससे पहले मैंने वो बुनियादी तौर पे मैंने वो सियासी मंज़रनामा या पस मंज़र पेश नहीं किया। पहला मैंने जो व्लॉग था उसमें मैंने ये कहा कि खान साहब यानी कि इमरान खान साहब को पीडीएम के लीडरशिप या सियासतदानों के बजाय अल्ताफ़ हुसैन से बात करनी चाहिए और जो नज़रियाती लीडर हैं उनसे बात करनी चाहिए और फिर अवाम की ताकत भी उनके साथ है। उसके बाद एक दूसरा मैंने व्लॉग किया जिसमें मैंने कहा इमरान खान पाथ टू पब्लिक पावर। इमरान खान के पास पब्लिक पावर है और वो एक नज़रियाती सियासतदान है और इनसे पहले जो सियासतदान मेरी नज़र में जो गुजरे हैं पाकिस्तान में, अगर बानी पाकिस्तान को और उनकी टीम को निकाल दिया जाए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और लियाक़त अली खान को, तो जो उसके बाद जो बड़ी सियासतदान थी, नज़रियाती पाकिस्तान का नज़रिया लेके आगे चल रही थी, वो फ़ातिमा जिन्ना थी, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, जिनकी पूरी ज़िंदगी में सैक्रिफ़ाइस है। अपने भाई की सियासी मसरूफ़ियात की वजह से, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की वजह से उन्होंने शादी नहीं की और उसके बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को बरकरार रखने के लिए उसकी प्रेसिडेंट बनी और पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पे उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौजियों को वो पसंद ना आया और उनको मार दिया गया और उनके जिस्म पे भी जब वो उनको जिन्होंने लाया, उन्होंने ये बात भी बताई कि उनके जिस्म पर निशान थे। तो उसके बाद दूसरा मैं समझता हूँ उसके बाद जो सियासी बुनियाद नज़रियाती लीडर था, वो शेख मुजीबुर रहमान था और शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान में जो जमात कायम की गई अवामी लीग जो उसके सोहरावर्दी जिन्होंने बनाई थी, उसके बाद में मुजीबुर रहमान उसमें शामिल हुए और प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पुश किया अयूब खान को और एक मुहिम चलाई कि इलेक्शन कराए जाए। जब अयूब खान प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सदारती निज़ाम नाफिज करके खुद प्रेसिडेंट बन गए। फातिमा जिन्ना को हराया गया, रिगिंग की गई। उन्होंने अपने हिसाब से रिगिंग की और खुद सदर बन गए। उसके बाद से फिर मुजीबुर रहमान ने बड़ी स्ट्रगल की कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएँ और उन्होंने डिमांड भी पेश की। 66 में उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में के जो लोग हैं, उनके हुकूक के लिए उन्होंने 6 नुकाती एजेंडा भी दिया और फिर मजबूर होकर याह्या खान ने, जो उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहरा बनाया, उसको फ्रंट पे रखा और क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अयूब खान की पैदावार था, उन्हीं की नर्सरी में उसने परवान चढ़ी, सियासत सीखी, तो उसको आगे बना के ये लालच दिया कि हम तुम्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, जैसे कि आज ज़रदारी आजकल कह रहा है कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जब इलेक्शन हुए तो मुजीबुर रहमान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिनको इक़्तिदार मिलना चाहिए था, तो आर्मी ने यानी कि याह्या खान ने फ्रंट पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का इजलास उन्होंने नहीं बुलाया। साफ मना नहीं किया, लेकिन मुजीबुर रहमान जद्दोजहद करते रहे, उन पे गद्दारी का मुकदमा बना के जेल में डाल दिया, जबकि वो जीती हुई पार्टी थी, उनकी पार्टी जीत गई थी और मशरक़ी पाकिस्तान में फसादात हुए कि भई हमारी पार्टी जीत गई है, 300 में से हमने 160 सीटें ली हैं, तो हमें तो इक़्तिदार दिया जाए। लेकिन फ़ौज ने सोच लिया था कि इक़्तिदार नहीं देना है और मुजीबुर रहमान पे गद्दारी का मुकदमा बना के इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। उससे पहले फातिमा जिन्ना पे भी गद्दारी का मुकदमा बनाया और उसको भी उनको फिर आइसोलेट कर दिया, उन पे बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी गई उनको मीडिया में बात करने के ऊपर और फिर उनको उनकी उसी आइसोलेशन में उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि नहीं दिया उन्होंने, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। मुजीबुर रहमान को 2 महीने के लिए बंद रहे वो, उन पे गद्दारी का मुकदमा था, बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आया, मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम का प्रेशर था,
उनको 2 महीने बाद जेल से निकाल के उनको डिपोर्ट कर दिया। वो लंदन चले गए, वहाँ रहे और वहाँ उन्होंने फिर अपनी बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक शुरू की और वहाँ से ढाका गए। ढाका से इंदिरा गांधी से वन मुलाकात की। उसके बाद में फिर बांग्लादेश की तहरीक शुरू हुई, इंडिया ने हमला किया और कहानी ये एट दी एंड पाकिस्तान की 93,000 फौज ने जनरल नियाजी के कमांड में हथियार डाले जनरल अरोड़ा सिंह के सामने हिंदुस्तान के, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। ये सबसे बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आर्मी ने दिया कि एक इस्लामी मुमलिकत कायद-ए-आज़म ने जो बनाया था दुनिया के नक्शे पे सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था, उसके जो एक बड़ा हिस्सा था, बड़ी आबादी वाला हिस्सा था मशरक़ी पाकिस्तान, उसको अलग किया गया और 93,000 फौज ने, जो दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था उससे पहले, उन्होंने हथियार डाले बशमूल जनरल नियाजी के और फिर वो बंद रहे, जंगी कैदी रहे 4 साल तक। और जब वो पाकिस्तान आया तो उनको टाइगर नियाजी का भी खिताब दिया गया और उससे पहले भी उनको टाइगर कहा जाता था। तो मुझे तो समझ नहीं आया वो टाइगर क्या है। लेकिन सवाल ये है कि और उसके बाद क्या हुआ, इस बात को एक तरफ रखते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आज जो ये टॉपिक मैंने चुना है और जिसमें मैंने कहा है कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी बट इन पाकिस्तान एन आर्मी हैज़ अ कंट्री। हर मुल्क की एक फौज होती है मगर पाकिस्तान में आर्मी का एक मुल्क है। अब ये मैंने नहीं कहा है, ये एक हिंदुस्तान के फौजी थे, कैप्टन थे, फॉर्मर साउथ इंडिया के थे शायद, ये कैप्टन गोस्पलास्वामी पार्था सारथी, ये टिपिकल नाम है। और ये राइटर भी थे, बुक भी लिखी इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया में ये इंडिया के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इंडिया के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने ये बात की थी कि दुनिया में हर दुनिया में जो ममालिक हैं, हर मुल्क की अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन एक पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी का मुल्क है पाकिस्तान बेसिकली। और वो बात आज 70 साल बाद भी सही नज़र आती है और आर्मी ने जो भी इवेंट्स किए हैं हुकूमत में रहने के लिए, वो सारे इसके सबूत हैं। अब थोड़ा सा मैं ज़रा बैकग्राउंड पेश करता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों पाकिस्तान, जो कि बानियान पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनके साथियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो मजहबी और सकाफती और उनकी रिवायती जो उनकी आज़ादी थी उसको हासिल करने के लिए एक मुल्क बनाया जो मुसलमानों के लिए मुल्क था और इस्लाम का सबसे बड़ा उसको डेमोक्रेटिकली उसका ढांचा और इस्लाम के उसूलों पे चलाने के लिए मुल्क बनाया था। तो उसमें वो जिनके लिए बनाया था उनके पास तो ना इख्तियार रहा और ना उनको पावर रहा शुरू से ही। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद 1948 में उनकी वफात हुई और फिर उनके जो दस्ते राज थे, लियाकत अली खान पहले वजीर आज़म, उनको भी गोली मार दी गई और इस कॉन्स्पिरेसी में CIA थी और ISI भी थी। अब क्यों, और फिर कंट्रोल 1948 से शुरू हो गया। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ और फिर मैं बात करता हूँ जो मैंने पिछले 2 वीलॉग और आगे मैं क्यों मैंने ये बातें की हैं। तो उन्होंने असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी जब तश्कील पाई 1948 में पाकिस्तान की आर्मी बनी और पहले जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो थे जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मर्सरी। ये पहले कमांडर इन चीफ थे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या चीफ कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के। 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक ये रहे। उसके बाद ये ब्रिटिशर थे, इंग्लिश थे, गोरे थे, जिनसे हमने आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद दूसरे जो कमांडर चीफ बने पाकिस्तान के, वो भी गोरे बने, जो हमारे पाकिस्तान बनने से पहले हमारे मास्टर्स थे, आका थे। और उनके एक और जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी, ये 11 फरवरी 1948 से 16 जनवरी 1951 तक रहे। और उसके बाद में फिर
इक़्तिदार जो है वो जो फौजी जो पावर है वो दिया गया अय्यूब खान को। अय्यूब खान को फील्ड मार्शल का तमगा भी दिया गया और ये अंग्रेज़ों के सबसे लॉयलिस्ट फौजी ये ऑफिसर थे। इनकी प्रमोशन किया गया, इनको फील्ड मार्शल बनाया गया 1951 में और फिर उसके बाद में 1958 में इन्होंने मार्शल लगा दी पाकिस्तान में और फिर उसके बाद से पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे जो गवर्नेंस सिस्टम है जो जो मुल्क को चलाता है वो फौज के पास चला गया और आज तक वो फौज के पास ही है। और उसके बाद जनरल मूसा रहे, फिर जनरल याह्या खान रहे। जनरल याह्या खान ने इलेक्शन कराए 70s में, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो है वो 1948 से ही फौज के हाथ में गया और उसकी वजह ये है कि पहले 3 साल आप देखें कि यहाँ पर जो फौज के हमारे जो चीफ थे आर्मी के वो गोरे थे, वो अंग्रेज थे जिनसे हमने मुल्क हासिल किया था और उन्होंने फिर उसका जो स्ट्रक्चरिंग की और उसमें जो लोग उन्होंने जो ऑफिसर लेवल पे जो रखे वो रखे जो उनसे लॉयलिस्ट थे। आज भी ये है कि जब हमारे मुल्क का आर्मी चीफ का इंतखाब होता है तो उसकी एंडोर्समेंट, उसकी परमिशन जो है वो अमेरिका से और यूके से, क्योंकि उस वक्त पावर जो था वो यूके के पास था और बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार से जब शुरू हुई उसके बाद से अमेरिका सुपर पावर बन गया। तो जो आर्मी का चीफ बनता है, कमांडर चीफ भी बनता है, ये सारे अमेरिका की अप्रूवल से आते हैं या अमेरिका और बरतानिया की। क्यों? कि ये माई बाप है फौज के शुरू से, तो जो ये चाहते हैं वही होता है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मुल्क बनाया गया था 1947 में, उनके पास तो कभी इक़्तिदार आया ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि जी जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास आया या फिर नवाज शरीफ के पास आया या फिर बेनज़ीर भुट्टो के पास आया, तो ये सब जो है वो आर्मी की पैदावार है। ये सब आर्मी की पैदावार है। तो बेसिकली इन्होंने दुनिया से फ्रॉड क्या किया, तो बेसिकली तो खून में इनके फ्रॉड भरा हुआ है ना। आप दुनिया के ऐसा फ्रॉड कहीं नहीं होता कि इन्होंने मार्शल भी लगाई हुई है और फ्रंट पे दिखाने के लिए वो जमहूरियत है। उस जमहूरियत को कौन चलाता है, कौन इंतखाबात कराता है, कौन इंतखाबात में पार्टियों को जिताता है, वो फौज है। और फौज जो है फिर वो जो सारी कारस्तानियां करती है, जोड़ तोड़ करती है, इस पार्टी को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको जिताना है, इसको बिठाना है, अब ये ज्यादा ऊपर आ रहा है, इसके टुकड़े करना है ताकि इसकी ताकत ऊपर ना आए, ये हमसे इख्तियार नहीं छीन ले। ये सारे ड्रामे जो है, ताने बाने जो है, फौज जो है वो अपनी एजेंसीज जो पाकिस्तान की कई आर्मी की एजेंसीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी ISI है, वो ये ताने बाने करती है और पैसे भी देती है, फंडिंग भी दी इन्होंने माजी में। IGI की तहरीक चलाई, उसकी फंडिंग की, नवाज शरीफ को पालते रही, उनको पैसे दिए। तो ये और मजहबी जमातों को भी पैसे दे के उनकी बल्कि बनाती भी हैं और जब वक्त जरूरत पड़ती है तो उनको फिर काम में लेती हैं ये। तो पाकिस्तान में तो अवाम के पास इक़्तिदार आए ही नहीं, आज भी उन्हीं के पास इक़्तिदार है। तो अब जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जुल्म और सितम हो रहे हैं और जिस तरह से अब लाहौर पंजाब में औरतों को उठाया जा रहा है, उनके साथ उनको रोडों पे घसीटा जा रहा है, सारी दुनिया में वो तस्वीरें देखी जा रही है और उनको कैद खानों में रखा गया है और रोजाना की बुनियादों पे खबरें आ रही हैं कि उनके साथ बड़ा नारमा सलूक किया गया है, गैर इंसानी सलूक किया गया है और 2-3 हज़ार के करीब जो है वो PTI के कारकुन जो हैं और उसमें कारकुन होंगे और बहुत से कारकुन नहीं भी होंगे, उनको बंद किया गया है। और इमरान खान पे भी 150 केसेस हैं और इन सब पे कह रहे हैं कि जी हम तो कोर्ट में इनका जो फौजी अदालतें हैं उनमें इनका केस चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि ये गद्दार हैं, वतन पाकिस्तान के गद्दार हैं ये जितने पकड़े हुए हैं और इमरान खान समेत सब पाकिस्तान के गद्दार हैं। इससे पहले पाकिस्तान का गद्दार कौन था? फातिमा जिन्ना थी। उससे पहले पाकिस्तान का गद्दार कौन था? मुजीबुर रहमान था। उसके बाद कौन था? अल्ताफ हुसैन था। और उसके बाद आजकल कौन है गद्दार? आजकल इमरान खान है। हर वो लीडर, हर वो शख्स जो आर्मी के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करता है कि इक़्तिदार जो है वो अवाम के हाथों में आना चाहिए, क्योंकि अवाम इक़्तिदार के मालिक हैं। असल मालिक तो अवाम है।
फिर आवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदे लाती है। तो जो भी ये बात करता है वो पाकिस्तान का गद्दार है। उसको उसको उठा लिया जाएगा, उसको नामालूम मुकाम पे ले जाया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, उसको टारगेट किलिंग का बहाना करके रोड पे लाश फेंक दी जाएगी। ये सब कुछ फौज ने शुरू से ही किया है। आज भी वही हालात हैं। अब सवाल ये है कि क्योंकि इस मर्तबा हालात कुछ नए ढंग से हुए हैं और हो रहे हैं, वो ये है कि इससे पहले पंजाब में फौज के और एजेंसीज के खिलाफ कभी मुहिम नहीं चली, जिसका सहरा इमरान खान को जाता है। और पंजाब की जो अवाम है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की अवाम ही हमेशा से फौज की इज्जत करती आई है, फौज को सलूट करती आई है, आज भी करती है, क्योंकि किसी भी मुल्क की अवाम जो है फौज के खिलाफ नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फौज जो अवाम है, अवाम के पैसों से, अवाम की जो टैक्स की मनी है, अवाम जो टैक्स पे करती है, उसके पैसों से ही इदारे बनते हैं जो मुल्क चलाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा इदारा जो अवाम बनाती है अपने टैक्स पेयर्स की मनी से, वो किसी भी मुल्क की फौज होती है। तो ये जो पाकिस्तान की फौज है, इसकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी जो मराहत हैं, इनको जो सारी आरइशें हैं, वो सारी अवाम के पैसे से आती हैं। 70-60% बजट जो है, 60-70% वो अवाम की टैक्सों से आता है, गरीब अवाम की, मुफलिस अवाम की। और जिनके पास खाने को नहीं होता लेकिन टैक्स कट जाता है उनका, उससे ये आर्मी चलती है। और लेकिन बदकिस्मत हमारी पाकिस्तान की कौम शुरू से ही, बनने के बाद ही, क्योंकि बानी पाकिस्तान चले गए थे और 2 साल बाद लियाकत अली खान भी चले गए थे, उस वक्त से वो आर्मी जिसको पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर की मदद चलता है, उन्होंने इसको अपने हाथ में लिया और आज तक वो कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम अदालतें बनाएंगे, हम अदालत में फैसले करेंगे, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसके मालिक हैं। ये आज ये साबित कर रहे हैं। अब उसमें कोई लीडर पंजाब से हो या कराची से हो या सिंध से हो या बलूचिस्तान से हो या खैबर पख्तूनख्वा से हो, कोई भी हो, अगर वो फौज के खिलाफ बात करेगा या बात भी ना करे फौज के खिलाफ, वो आज़ादी मांगेगा, वो सिविल राइट्स मांगेगा, वो पाकिस्तान में अवामी हुकूमत मांगेगा, आज़ाद डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स के तहत एक जमहूरी हुकूमत मांगेगा, वो डेमोक्रेसी मांगेगा, ट्रू डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी नहीं जो फौज बनाती है अपने हिसाब से। और जब उसको पसंद नहीं आता या जब उनका वो देखते हैं कि जी ये पानी सर से ऊपर जा रहा है इस पार्टी का जो हमने बनाई है, तो उसके टुकड़े कर देते हैं। जब अल्ताफ हुसैन ने सिंध के जो शहरी इलाके हैं, मेजोरिटी में वहां पर महाजिर रहते हैं जो हिंदुस्तान से उनके माँ बाप दादा माइग्रेट करके आए, तो उन 1972 में कोटा सिस्टम जब नाफिज किया गया 73 में, जिसमें सिंध को बाकी सूबों पर नहीं, सिंध शहरी और सिंध दही के में तकसीम कर दिया गया। उससे पहले ये तकसीम नहीं थी और वो बेसिकली ये कहा गया कि जी हम दही इलाकों को तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो लिसानी बुनियाद पे तकसीम थी। ना तो उर्दू बोलने वालों को यानी कि महाजरों को सिंधियों से तकलीफ थी, ना सिंधियों को महाजरों से थी। आराम से रह रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप थे, शादियां हो रही थी, बिजनेस हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन भुट्टो ने, और ये इसके पीछे भी फौज थी, क्योंकि बेसिकली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो फौज की पैदावार है। तो सिंध को कंट्रोल करने के लिए, और सिंध को भी नहीं, उस वक्त उस तबके को जो पाकिस्तान आया पाकिस्तान की खातिर, जिसका कोई सूबा नहीं था, आज भी नहीं है, वो उनका जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे आए थे वो। आज भी पाकिस्तान ही उनके लिए जो कुछ भी है, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो उनका पता नहीं क्या होगा फिर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ज्यादा जो सिविल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेट्स थे उस वक्त, वो उर्दू स्पीकिंग के महाजिर थे, उनको करने के लिए, उनको उनका जो एक डोमिनेट कर रहे थे वो गवर्नेंस में, ब्यूरोक्रेसी में, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया गया और तालीमी इदारों पे, गवर्नमेंट सर्विसेज पे, ताकि ये आगे ना जाए, क्योंकि यही वो तबका है जो फौज के सामने खड़ा होगा। तो इनको ब्यूरोक्रेसी से निकालो, इनको आला तालीमी इदारों से इनका कोटा कम करो,
हमें ये पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, जो अब हमें वो लोग चाहिए जो हमें जी हुजूरी करें, जैसे कि पाकिस्तान से पहले अंग्रेज के सामने हिंदुस्तानी करते थे, उस तरह से ही हमारे सामने ये बस वो जी हुजूरी करें, हमारे कदमों में बैठे आके, और जो इस तरह करेगा हम उसके साथ हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर जागीरदारी, कबायली और चौधरियों का निज़ाम था, और उसमें यही सिस्टम होता है। तो ये इन्होंने बेहतर समझा कि हम मगरबी पाकिस्तान में हम ऐसी पार्टियां बनाएं जो इन्हीं चौधरी वडेरों के ऊपर हों, ताकि ये हमारे सामने जी हुजूरी करें। और क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में इस सिलसिला नहीं था, वो पॉलिटिकल माइंडेड थे, उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, उन्होंने ही कायद-ए-आज़म को सदर बनाया मुस्लिम लीग का। तो इन्होंने कहा कि इनको हटाओ, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं है, और क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है, ये फिर पाकिस्तान में जमहूरियत मांगेंगे, हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो उनको अलग कर दिया गया, और मुजीब को भी फिर गद्दारी का केस बनाया। उसके बाद फिर ये कोटा सिस्टम के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ सिंध में, तो जाहिर है कि पढ़ा लिखा तबका है, उसने अपनी डिमांड मांगी, और उन्होंने कहा कि हमें कोटा सिस्टम ख़त्म करें, मेरिट पे रखें। मैं उस वक्त HSC में था, मैं जब ये कोटा सिस्टम आया, और मैं भी उस कोटा सिस्टम का शिकार हुआ, और मुझे भी, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद, कराची, सक्खर पे जो पाबंदी लगाई थी, कोटा लगाया था कि यहाँ की सिर्फ इतनी इतनी सीटें होंगी, तो उस फर्स्ट क्लास होने के बावजूद भी लोगों को दाखिले नहीं मिले, मैं भी उनमें शामिल था। और फिर इसी तरह से तासुब आज भी वो जारी है। इसमें आम सिंधियों ने नहीं लगाया ये, क्योंकि जिस नाम के ऊपर ये कोटा सिस्टम बनाया, सिंधियों को तो आज तक वो भी नहीं मिला। सबसे आज तो वो शहरी जो इलाकों में महाजिर रहते हैं, उनसे भी बुरी हालत जो देही इलाकों में सिंधी है उनकी है। इन्होंने उनको भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि बेसिकली उनके हुकूक की बात नहीं थी, अपनी इजारादारी कायम करने के लिए ये भुट्टो ने एक सिस्टम नाफिज किया, कोटा सिस्टम, और उसको फुल बैकिंग थी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी और एजेंसीज की। तो आर्मी जो है वो एजेंसीज के थ्रू ये काम करवाती है, आज भी वो जारी है। अब पहली दफा ऐसा हुआ कि पंजाब से, लाहौर से एक शख्स खड़ा होता है जिसकी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, और वो भी हुकूक की बात करता है। और ये वो जो पाकिस्तान में पैदा होने वालों में से है ये, लेकिन उसने क्योंकि बाहर वक्त गुजारा क्रिकेट के सिलसिले में, तो उसने देखा कि ये पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ अल्ताफ हुसैन पे दोबारा। मैंने क्यों पिछले वीलॉग में इमरान खान और अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें साथ लगाई, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया। मुझे पॉलिटिकली जो जिद्दोजहद है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक मुश्तरका चीज़ें नज़र आती हैं अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान में। और वो क्या है कि ये दोनों को आर्मी ने दबाने की कोशिश की। पहले अल्ताफ हुसैन पे कि उस पे आ जाएं। अल्ताफ हुसैन की बहुत सी पॉलिसीज से मैं इत्तेफाक मैं नहीं करता, और मैंने लिखा भी उसके ऊपर। मैंने जब ये 1988 में इलेक्शन में जा रहे थे, मैंने उसको लेटर लिखा सिंध की पॉलिटिक्स के नाम से, और मैंने एक साहब क्या जो हमारे बहुत अजीज थे और इनके भी अजीज थे, उनके हाथ मैंने वो लेटर भेजा, और उन्होंने कहा कि मैंने उनको दे दिया है और उसने पढ़ा भी है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन से 78 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उस वक्त जब ये AP में उसे बना रही थी, उस वक्त हमारी, मेरी और मेरे साथियों की हैदराबाद में मुलाकात भी हुई। खैर हम बहुत सी चीज़ों पर एग्री नहीं करते थे, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे साथ कई लोगों ने, लेकिन बहुत से लोगों ने कर लिया और वो फिर रहे भी, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। तो मैं MQM की जो पॉलिटिक्स थी और किस तरह MQM टुकड़ों में हुई, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि अल्ताफ हुसैन को इलेक्शन में लाने के लिए उसको पाकिस्तान के ये कहा गया कि जी आप कौमी धारे में शामिल हों, आप महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना दें, तो हम आपको हुकूमत में भी ले आएंगे, आपको इलेक्शन भी जिता देंगे, ये ज़िया-उल-हक के टाइम का ज़माना है। तो अब ये हर एक को इस तरह से, क्योंकि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं या जो जिनका मकसद वो अपने हुकूक की आज़ादी होता है, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं कि, और वो सोचते हैं कि जी क्योंकि इनके पास ताकत है तो ठीक है, सही कह रहे होंगे। तो उसको ये कहा गया कि हम कौमी धारे में लाएंगे, उसको फिर बैकिंग भी की गई, और फिर वो सपोर्ट भी दी। ज़िया-उल-हक का ज़माना था, जलसे जुलूसों पर पाबंदी थी पाकिस्तान में, लेकिन मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी की जलसे करने की उनको इजाज़त नहीं थी,
लेकिन मैंने देखा कि एमक्यूएम के जलसे होते थे, मैंने खुद देखा कराची में, और पीछे ट्रक खड़े होते थे फौजियों के, उनके शेल्टर में ये कराया गया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फौज को कोई एमक्यूएम से या अल्ताफ हुसैन से या महाजनों से हमदर्दी नहीं थी। वो ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को क्रैश करने के लिए इनको इस्तेमाल करें, और किया गया। और उसके बाद में जब वो हो गया, तो अब जाहिर है कि जब एक आदमी इस पावर में आता है, वो लीडर बनता है, तो ये चाहेगा ना कि अभी मेरा जो एजेंडा है वो पूरा हो। जब इन्होंने देखा कि अल्ताफ हुसैन अब ऊपर आ रहा है, और तो उसको क्रैश करो, तो उसको क्रैश किया गया, और फिर उसको टॉर्चर भी किया, उसको सीआईए सेंटर में ले के मारा भी गया, उसको जेल में भी लेके जाया गया। और मैं किसी और वक्त में बात करूंगा जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, और कुछ लोग चश्मदीद गवाह हैं जिनकी मेरी बात हुई उस वक्त, ये 1988 की बात है। तो मैं पाकिस्तान से मैं था, और उसके बाद फिर मैं माइग्रेट करके यहाँ आ गया। तो एक लंबी हिस्ट्री है वो। तो उसको फिर इन्होंने क्रैश किया। अब जाहिर है कि जो मुहिब्बे वतन होते हैं, सिंसियर होते हैं, उनको कोई दुनियावी लालच नहीं होता। वो आइडियोलॉजी की सियासत पे यकीन रखते हैं, कायद-ए-आज़म की तरह। कायद-ए-आज़म एक अमीर तरीन आदमी थे, बैरिस्टर थे, हक हलाल की कमाई थी। उन्होंने सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान को दे दी, अपने घर, अपनी जायदाद। और आज जो ये बात करते हैं कि जी जिन्ना हाउस, ये इन्होंने कोर कमांडर हाउस बनाया था, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ये कायद-ए-आज़म की है। ये कायद-ए-आज़म ने ली थी ये प्रॉपर्टी। फिर फातिमा जिन्ना के पास, फातिमा जिन्ना ने डिमांड की कि भाई ये तो हमारी जगह है, मेरे भाई ने खरीदी थी। तो उनको दबाया गया, और दबाने के बाद में इस पर भी मैं और मजीद एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर्स ला के करूंगा मैं भी लोग। उनको फोर्स करके 3-3.5 लाख रुपए में फौज ने खरीद ली। बदमाशी तो जब ये अभी से नहीं है, बदमाशी है ये 47-48 से ही बदमाशी है। और फिर वहां पर कोर कमांडर हाउस बना दिया गया, और कोर कमांडर हाउस ही उसको कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि जिस तरह से अल्ताफ हुसैन के साथ फिर क्रैश किया, और फिर जो उसके साथ के जो फ्रंट और सेकंड रो के लोग थे, उनको कहा कि ये अल्ताफ हुसैन तो गद्दार है, ये तो पाकिस्तान, ये अब नहीं आ सकता, हम इसको नहीं आने देंगे। उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाया, उसका पासपोर्ट भी है। तो जो मुहिब वतन लोग होते हैं, जब उनके साथ ये करते हैं ना, तो एक वक्त आता है, डिपेंड करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें फिर वो सोचते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। जब हमें गद्दार, हमें जब ये हमारे मुल्क में रहने नहीं दिया जा रहा, हमको हुकूक नहीं दिए जा रहे, और हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बकवास की जा रही है, तो फिर जाए जहन्नम में ये मुल्क। और अल्ताफ हुसैन ने भी उस वक्त फिर यही रिएक्ट किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने फिर जिन्ना साहब के लिए भी बातें की गलत, और कायद-ए-आज़म के लिए भी, और ये करवाई गई। इसके पीछे जरदारी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने कहा कि हम तो मिलके काम करेंगे, और कराची आपका है, बाकी सिंध मेरा है। उससे ये बात कहवाई गई, और फिर उसको एक बहाना बना के कहा कि ये तो गद्दार है। उसके जो पेरेंट्स हैं, जो इंडिया में वो आए थे, वो उसी जगह से आए थे जहाँ से हमारे भी वालदा साहिब के जो थे लोग हैं, वहीं से आए थे वो। तो जो भी माइग्रेट करके आया है, वो गद्दार कैसे हो गया? वो तो मुल्क छोड़ के आया, अपना सच छोड़ के आया। लेकिन बहरहाल अल्ताफ हुसैन को मजबूर किया गया, और उसने फिर बर्दाश्त नहीं किया उसने, और एक जज्बाती आदमी है, तो उसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया। बस उसने नारा लगाना था, इन्होंने पकड़ लिया उसको, और कहा कि भाई ये तो सब गद्दार है। उसकी जो एमकेएम वो तोड़ दी, 2-3-4 कर दिए टुकड़े, आप देख रहे। अब सवाल ये होता है कि इनका खौफ इन्होंने ऐसा दिलाया हुआ है 1948 से, कि पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि भाई इनका तो हमने कोई थोड़ा सा भी हमने कहीं नाम ले दिया, तो ये तो हमें पकड़ के बंद कर देंगे, मारेंगे, नंगा करके मारेंगे। ये इन्होंने कराची के अवाम के साथ, कराची के नौजवानों के साथ, जो अपने हकूक के लिए खड़े हुए थे, कोटा सिस्टम वगैरह खत्म करने के लिए, उनको फिर इन्होंने मारना शुरू किया। 10,000 के करीब नौजवान बंद किए, मारा, या उनको लापता लगाओं पे ले गए, पहाड़ों में अफगानिस्तान के, बलूचिस्तान के इधर उधर, और बरगला की पहाड़ी में मार वार दिया। अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठ गया, और फिर एमकेएम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और कुछ, हर पार्टी में कुछ होते हैं जो डर जाते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी सौदाबाजी कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो लालची होते हैं, वो पैसे ऐसे लेके अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई, एमकेएम में भी ऐसा ही हुआ कि उसके जो नजरियाती लोग थे, अजीम तारिक था, और वो जो इनका जनरल सेक्रेटरी था, क्या नाम था उसका, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसको लंदन में मार दिया गया, अजीम तारिक को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद फिर ये जो सेकंड थर्ड ईयर के लोग थे, ये तो बहुत जूनियर थे, इनको फिर उन्होंने लालच दिया हुकूमती सियासत की,
तो ये आप देख रहे हैं कि ये मकबूल सिद्दीकी और वो मुस्तफ़ा कमाल और वो दूसरा जो है आमिर और ये सारे, ये तो मोहरे हैं आर्मी के, और इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इनके अपने कारोबार चल रहा है, सब्जवारी वगैरह टाइप लोग। ये तो ना सियासी लीडर हैं और ना ये नजरियाती लीडर हैं। अल्ताफ हुसैन को आगे लेकर आया और इन्होंने उसको ही बैग दिखा दी, तो ये हुआ। अब क्या हो रहा है, तो ये चीजें एक मुश्तरक हैं जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान नजरियाती तौर पर ये लाया कि मैंने मुल्क में, हमने जस्ट सही मायनों में जो है पाकिस्तान में तब्दीली लेके आनी है, हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी से इमरान खान का मुराद ये है कि जो आवाम के पास पावर हो हुकूमत का। अब इमरान खान को इतना अंदाजा नहीं था कि ये जो आर्मी और ये एजेंसीज हैं ये इस हद तक गंदी हैं कि ये कुछ भी कर सकती हैं। हालांकि इमरान जो हिस्ट्री है वो उसका सब्जेक्ट है और बड़ी कमांड है उसको हिस्ट्री पे, तो उसको मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था कि बांग्लादेश में ये क्या कुछ कर चुके हैं पहले ही, कितने ये लोगों को मार चुके हैं और कितने औरतों के साथ क्या सलूक किया है। तो अब जब ये इन्होंने पंजाब में किया तो ऑब्वियसली कि शॉकिंग है ये चीज़ें जो हो रही हैं। अ, पंजाब की आवाम को इससे पहले पता नहीं था, और वो बड़ी, पाकिस्तान में अगर किसी सूबे की हमदर्दियाँ फ़ौज के साथ सबसे ज़्यादा थी तो वो पंजाब है, क्योंकि हर दूसरे घर या तीसरे घर की जो लोग हैं वो फ़ौज में हैं, और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकते वो। लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है, आज वही लोग जिन्होंने फ़ौज को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, जब उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, और जब लाहौर के एक, अब तो ज़ाहिर 70 साल का है, लेकिन वो है तो ताल्लुक उसका लाहौर में पैदा हुआ है वो, और बुनियादी तौर पे उसके फादर वगैरह का ताल्लुक झेलम से है। तो उसने जब ये चीज़ शुरू की और आर्मी ने जब ये किया, तो अब पंजाब के लोगों को नज़र आ रहा है कि असल जो ज़ुल्म और ज़्यादती है पाकिस्तान में और जो कब्ज़ा माफिया है वो कौन है। अब चीज़ें क्योंकि इमरान खान ने एक्सपोज़ कर दी हैं, और मैं आपको ये बताऊँ, इमरान खान को सियासत में जाना, मतलब पावर की सियासत में, इंतखाबी सियासत में नहीं जाना चाहिए था। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि मैंने इसके खिलाफ था, और मेरे से और भी लोग के अल्ताफ हुसैन को हुकूमती सियासत में नहीं आना चाहिए, अपने सिर्फ मुतालबात तक रहना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि आप पावर में तो आ नहीं सकते, मेजोरिटी आपकी नहीं है। इमरान खान को भी अपनी नज़रियाती और जो हकीकी आज़ादी है, अब पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान, साफ सुथरी जमहूरियत जो फौज से और किसी भी कब्जा माफिया से आज़ाद हो, वो बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद की, और इनको बर्दाश्त नहीं हुई, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंजाब में से हो या किसी और सूबे से हो, ये तो पसंद ही नहीं करते। तो इन्होंने फिर वही चीज़ें की जो कराची में की गई। अब उस वक्त अगर जो कराची में हो रहा था, अगर उस वक्त पंजाब के लोगों को पता होता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो ये, लेकिन वो नहीं बोले, क्योंकि उनको तो बताया नहीं गया, ना उन्होंने कोई इस पे ध्यान दिया, ना उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि सिंध के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके शहरों में क्या हो रहा है। कराची सबसे बड़ा सूबा है, और तो इन्होंने कंट्रोल खत्म करना था जो महाजिर है उनका, ब्यूरोक्रेसी का। यही वजह थी कि सूबे को भी, कराची जो कैपिटल था उसको इस्लामाबाद लेके जाया गया। अब ये बातें जब इमरान खान, एक एज होती है, उस एज में आके आदमी सीखता है, फिर समझता है, और उसने जब देखा कि ये तो सारा ये इन्होंने बदमाशी की भी है इन्होंने ये, तो फिर इमरान खान ने अपनी तहरीक शुरू की। इनको खौफ ये हुआ कि अवामी मैंडेट उसको मिला। ज़ाहिर है कि 60% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो पंजाब की है। जिस तरह के मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के टाइम वो मशरक़ी पाकिस्तान की थी। तो अब फ़ौज फँस गई खुद। फँस यूँ गई कि फ़ौज में ज़्यादा लोग भी पंजाब से हैं। मोर देन 60% पंजाब के लोग हैं, और पंजाब के ऑफ़िसर्स हैं, पंजाब के जर्नल हैं। और अब पंजाब के लोगों के साथ पंजाब का जो अवामी मैंडेट है, वो इमरान खान के साथ है इस वक़्त। तो अब ये खुद फँसे हुए हैं कि अब करें क्या? तो अब जो जिनको ये पकड़ के और ये ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ करके ले जा रहे हैं, तो पूरा पंजाब देख रहा है अब ये। आज ये पंजाब के कई लीडरों को ये बात वो कह रहे हैं कि हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए था शुरू से ही। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि सिंध में कितना अरसा हो गया रेंजर्स को? मेरा ख़्याल है कि ये 80s से रेंजर्स चल रही है, जब से मुझे याद है एमकेएम बनी, इन्होंने रेंजर्स नाफ़ज़ कर दी। भाई वहाँ पुलिस है, उसको क्यों काम में नहीं लेते हो? रेंजर्स को फिर यूज़ किया जाता है जब भी इन्होंने किसी तहरीक को दबानी हो,
तो फिर रेंजर्स को रेंजर्स के जरिए वो कराया जाता है। और ये रेंजर्स ही थी जिन्होंने इमरान खान को घसीट के जो है वो लेके गए हाई कोर्ट के हाथे से। तो पंजाब के लोगों ने तो देखा ना कि ये रेंजर्स कर रही है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी की वो बनाई हुई एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इसीलिए उनको जज्बा कि भाई आर्मी वाले क्या कर रही है, तो उन्होंने फिर ये एक रिएक्ट किया। लेकिन ये पूरा एक बना हुआ प्लान था कि हम इस तरह करेंगे तो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे और वो बाहर आएंगे, और फिर जब वो जुलूस निकालेंगे रिएक्ट करके, तो हम अपने लोगों को घुसेड़ देंगे उसके अंदर, कुछ आईएसआई के और इस तरह के एजेंसीज के, और उनको कहेंगे कि भाई इनको तोड़ो जाके तंसीबात को। तो उन्होंने फिर वो जो आर्मी की जो जो इमारतें थी, बिल्डिंगें थी, स्कूल थे, जो उनके हाइटअप्स थे, उन पे उन्होंने हमला किया। लेकिन अब ये बात तो कैमरे में और फोटोज में और सब जगह आ गई कि वो पीटीआई के लोग नहीं थे। वो क्यों करेंगे वो? आप मुझे बताएं, कोई लॉजिक समझ में आती है आपको? आप किसी भी पार्टी के हों, एक पाकिस्तानी है ना आप ये बताएं कि जिसके पास अवामी मैंडेट हो, जो ये कह रहा हो कि इलेक्शन कराओ, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे इख्तियार दो, वो कह रहा है इलेक्शन कराओ। क्यों? उसको 100% यकीन है कि इलेक्शन होगा तो वो जीत जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मुजीबुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कराओ, 4 साल तक वो बोलता है इलेक्शन कराओ, मजबूरी में इलेक्शन कराए, वो स्वीप कर गया मशरकी पाकिस्तान में। आज इलेक्शन कराएंगे, इमरान खान स्वीप कर जाएगा। तो जब इनको नजर आ रहा है कि ये है, तो इन्होंने फिर उसको ये प्लान किया पूरा, और यही इसी में चला के इसी में नंबर 1 है ये, इस तरह के धंधे करने में, कि भाई इस तरह करते हैं। जब हम इमरान खान को, क्योंकि वहां पुलिस भी थी, वहां फेडरल कैपिटल की पुलिस भी थी, उन्होंने क्यों नहीं इमरान खान को घसीटा और अरेस्ट किया? आप देखें, सोचें ये क्यों हुआ ये? वहां पर पुलिस के होने के बावजूद वो खड़ी रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। रेंजर्स के लोग आए और घसीट के ले गए, और बाकायदा वो दिखाया गया टीवी के ऊपर, ताकि लोगों में इश्ताल बढ़े कि ये फौज क्या कर रही है इमरान खान के साथ। जाहिर है उसके जो डाई हार्ट मेंबर हैं उनको इश्ताल आया, उसमें औरतें भी ज्यादा हैं, और ये सब पढ़ी लिखी औरतें हैं। और इमरान खान के उनका जो जाले हैं, जिसे वो जो मूवमेंट में जो आगे हैं, तहरीक में, वो नौजवान है, सब पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने फिर जब जुलूस निकाला एहतजाज में, और उनका प्रोग्राम नहीं था, वो क्यों कोई करेगा? जबकि वो पावर में है, तो क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल के आर्मी की जाके तंसीबात पे हमला करेंगे? या तो ये हो ना कि उनकी कोई मैंडेट ना हो, और उनको नजर आ रहा हो कि इलेक्शन में तो हम हार जाएंगे। वो तो एक लीडर है जो कह रहा है कि इलेक्शन कराओ, तो वो झगड़े करेगा ना करना चाहेगा? सोचो यार, अकल से तो बात छोड़ो, सोचो। तो उसके अंदर अपने लोग घुसेड़ दिए। बात ये करना थी किसी तरह से ऐसा केस बनाया जाए, क्योंकि 150 केस बना लिए, उसमें तो कोई, इसमें वो उसका सबूत ही नहीं है। उसकी बरी होती जा रही थी, छोड़ दो उसको। उनको पता था कि ये केसों से आजाद हो जाएगा ये, क्योंकि केस तो बनते नहीं है, प्रूफ है नहीं। तो ऐसा केस बनाओ जैसे माजी में मुजीबुर रहमान पे बनाया, फातिमा जिन्ना पे बनाया, अल्ताफ हुसैन पे बनाया, कि इसको गद्दार करके। और सिविल कोर्ट में भी नहीं, हालांकि पाकिस्तान में अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसी भी है, वहां भी इनका हुक्म चलता है फौजी अदालतों में, ताकि 1 महीने में करके इसको सजा देके, इसको फांसी देके इसका काम पूरा कर दिया जाए। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है। एक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। वो मलेशिया में तैयारा को रोक लिया कोलालमपुर में, उन्होंने कहा भाई हमारे 5-6 करोड़ रुपए तुमने दिए नहीं है मेंटेनेंस के, पैसा दो, फिर जहाज लेके जाना आगे। तो अब ये और भी होगा, बंद हो जाएगी पीआईए, पोर्ट बंद हो जाएगी आपकी, बैंक बंद हो जाएंगे आपके, पैसा नहीं होगा मुल्क में। और ये मैं कुछ सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले कुछ हफ्तों में देख लीजिएगा। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा आईएमएफ पैसे? जहां तक मेरी मालूमात है, वो पैसे इसलिए नहीं दे रहा। और सऊदी अरब, दुबई, चाइना, ये क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे, क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि इनसे पैसे लो, 8 अरब के करीब डॉलर, 8 अरब डॉलर जमा करो, फिर हम तुम्हें देंगे 1-2 अरब। वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपने मुल्क को स्टेबल करो। चाइना का प्राइम मिनिस्टर तो कह के चला गया कि आपने, आपकी सबसे बड़ी मैंडेट वाली पार्टी है, उसके अवाम, उसको आपने बंद किया हुआ, इमरान खान को छोड़ो, आप उसको आज़ादी दो, इलेक्शन कराओ, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो आईएमएफ भी पैसे नहीं देगा, तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये जहनी तौर पर तैयार है कि हम भाग जाएंगे, और ये भाग जाएंगे, मुल्क टूट जाएगा। इसी तरह से मुल्क टूटा था पहले। तो अल्लाह खैर करे, अगर कोई अल्लाह ताला ने मुल्क रखना है
तो इमरान खान को वो ताकत देगा। अब क्या है कि जब पार्टियां बनती हैं, उरूज पे होती हैं, तो उसमें बहुत से 2 नंबरी लोग आते हैं जो हुकूमत की और पावर की सियासत करना चाहते हैं, उसमें भी घुस गए। फवाद चौधरी पहले वो पीपल्स पार्टी में था, फिर वो मुशर्रफ साहब के साथ रहा फौज में, अब इसमें आ गया। वो सबसे पहले वो भागा है, कोर्ट में भी भाग रहा था वो। मैं तो शाह महमूद कुरैशी पे भी यकीन नहीं करता, ये भी पीपल्स पार्टी का है। तो ये जो ट्रेडिशनल किस्म के सियासतदान हैं जो सिर्फ हुकूमत में आने के लिए, पावर में आने के लिए, वजीर बनने के लिए, मराहत हासिल करने के लिए, प्रोजेक्ट लेके उस पर कमीशन के लिए आते हैं, वो इमरान खान की पार्टी में घुस गए। इमरान खान की ये वीकनेस है कि वो यकीन कर लेता है और फिर फौरन बयान दे देता है। तो ये हर आदमी की होती है, उसकी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खुद प्रॉब्लम में आ गया। तो अब जो नजरियाती लोग हैं वो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो एक तरह से सही भी है, नजरियाती लोगों के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि इमरान खान को बजाय इसके कि इधर उधर पार्टियां ऐसी लीडरों के साथ जो फौज के सताए हुए हैं, उनके मजालिम हुए हुए हैं और वो नजरियात के साथ खड़े हुए हैं, और अल्ताफ हुसैन भी उनमें से एक है। और बलूचिस्तान की कई पार्टियां हैं जो नजरियात की बुनियाद, और जो भी नजरियाती पार्टियां हैं फौज उनके खिलाफ है सबके, और सबको गद्दार कहती है ये। और जो इनकी चमचागिरी करके जिन्होंने खुद बनाई है, जैसे कि ये नून लीग है या ये काफ लीग है, ये चौधरी बिरादरान, ये शरीफ बिरादरान और ये जरदारी, आप देखें ना कि इन लोगों ने तो गालियां दी है बाकायदा अपने जलसों में फौज को, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एट दी एंड ये इनमें ताकत तो है नहीं कि फौज के सामने लेट जाएंगे ये लोग। इमरान खान की नेचर है नहीं है, तो ये मसला है। और मुझे तो तबाही नजर आती है आगे। आगे कुछ ना पैसे हैं अब आपके पास, और ना आपके पास अब कोई मैंडेट है। और अब पंजाब की आवाम जो खड़ी हो गई है, तो ये जेलों में बंद करने से, औरतों पर जुल्म करने से तो ये नंगे हो रहे हैं, सारी दुनिया में बदनामी हो रही है, तो इससे कुछ होगा नहीं बल्कि और जलील होंगे। ये कुदरत का एक निज़ाम है। आपने 70 साल में जो जुल्म ढाए हैं गरीब लोगों के ऊपर, और उसका तो बदला अल्लाह ताला देगा, बहुत भयानक इनका अंजाम होगा। और अब ये क्या कर रहे हैं एक और काम, अब इन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान में तो सबको पकड़ के बंद कर दिया है, किसी को भी वहां पर इमरान खान की के लिए बात करनी या उसकी कोई हाईलाइट दिखानी या वीडियो दिखानी सब बैन है। टेलीविजन पे बैन कर दिया इन्होंने, सोशल मीडिया पे बैन कर रहे हैं, अभी और यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि जो ओवरसीज में पाकिस्तानी है वो तो खुल के बात कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ। और मैं ना फौज के खिलाफ बात करता हूँ ना मैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों करेंगे हम तो इनसे ज्यादा मुहिब वतन हैं, हमारे माँ बाप ने तो कुर्बानियां दी हैं, हम तो तासुब का शिकार हुए हैं, फिर भी हम फौज के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो कौन पाकिस्तान के खिलाफ ओवरसीज में बैठा हुआ बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने एजेंसीज के लोगों ने अपनी वीडियो ऑडियो मैसेजेस भरे हैं, और सारे जहां जहां पाकिस्तानी है दुनिया में वहां ये चला रहे हैं कि देखिए जी, आप फौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ एंटी स्टेट बयान ना दें। अबे एंटी स्टेट कौन बयान दे रहा है? किसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है? हमने की है। कैसे करेंगे हम? हमारे खून में नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। हम फौज के खिलाफ बात करेंगे? किसने की है? हम फौज की इज्जत करते हैं। एक जर्नल का मतलब फौज नहीं है। 8 लाख 6 लाख फौज है आपकी, उनका क्या कसूर है? आप तो उनको भी महकूमों की तरह आपने रखा हुआ है। वो पसंद नहीं करती पाकिस्तान की जो आम सोल्जर है और ये कैप्टन तक के जो सिपाही हैं। तो आप हमें ये वहां से फोन कर रहे हैं लोगों के पास, मेरे पास भी आया है कि जो भी एंटी स्टेट, यानी कि हम, मेरे किसी व्लॉग में किसी आर्टिकल में आज तक मुझे 30-35 साल 40 साल हो गए, कभी सुना है? हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम तो आज भी बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में आराम से बैठे हुए हैं। क्यों बात कर रहा हूं मैं? पाकिस्तान से दर्द है हमें, हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की फौज की जो नुक्स हैं उनको बता रहे हैं हम। फौज के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान का कोई जनरल जो है वो हथियार डाल के आ गया 93 फौज सोल्जर्स के साथ, और पाकिस्तान का दुनिया में पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया, आधा मुल्क कर दिया, नहीं बोले हम कि किया है? क्यों? मालिक है क्या आप? मालिक कौन है फौज का? अवाम है। हम अवाम है ना हम। तो आप कह रहे हो हम एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं? वहां से ऑडियो में लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं कि जी आप एंटी स्टेट बयान ना दें। इनका हरामीपन देखो आप, हरामीपन, कि जो भी आदमी बात करता है सही, ये बोलते हैं तो गद्दार है। क्यों? ये तो गद्दारों वाली बात कर रहा है, यानी कि ये डिसाइड करते हैं।
अगर मैं इमरान खान के लिए बात कर रहा हूँ कि वो जद्दोजहद कर रहा है तो मैं गद्दार हूँ, क्योंकि इमरान खान भी गद्दार है। इमरान खान किस लिए गद्दार है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है? तो खैर लंबा हो गया वीलॉग ये। तो बात सारी ये है कि अब वो धमकाया जा रहा है जो ओवरसीज में है कि आप यहाँ पर बात ना करें, क्योंकि इनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा दुनिया में इनकी बेइज्जती हो गई है। दुनिया की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बात कर रही हैं, मुल्क के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कई मिनिस्टर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, और मैंने उनसे मीटिंग भी रखी हुई है, और मैं बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। ये फोन आ रहा है हमारे पास, ये तो ये अब क्या कर रहे हैं, और हमने ये किया है। मैंने खुद कई जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसी के कॉन्टेस्ट के लेटर बना के मैंने यहाँ सारे मिनिस्टर्स को पहुंचाए। नेक्स्ट वीक में मेरी मीटिंग है। तो और इसी और बहुत से लोगों ने भी किए हैं, और इसी की वजह है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है वो इमरान खान से मिला है और इनसे भी मिला है इस्लामाबाद में जो है। क्यों? अब दबाव आ रहा है इनके ऊपर, तो ये बुरी तरह फंस गए हैं। ये हशर इनका बहुत बुरा होना है, लेकिन हमें तो इनके हशर से कोई गरज नहीं है। हम तो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बचाए और इनके अजाब से बचाए, और पाकिस्तान की आवाम को ताकत दे कि वो पाकिस्तान को सही रास्त पे लाए, और अल्लाह ताला उसमें मदद करे। और दुनिया में जो ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं आलम इस्लाम में, वो चाहे कि वो पाकिस्तान की मदद करें, और इन ये जो जिन्होंने जुल्म ढाया हुआ है इनको एक तरफ कॉर्नर करें। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।